नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने ओसी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, जिसमें अभी तक हम क्या क्या स्टडी कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस ऑब्जेक्टिव, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। तो आज हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ और डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइएगा, पेज नंबर 9 पे शायद से है ये, पेज नंबर 7 नहीं, पेज नंबर 8 पे है बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। देखो बच्चों, अभी ये जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती है ना, उनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। तो इसको क्लासिफाइड किया गया है 2 कैटेगरी में। पहला तो होता है बच्चों इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। ठीक है, अभी इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आते हैं, चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट में जो कुछ भी दिया गया है ना, अगर आपको क्वेश्चन मतलब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस का एग्जाम में लिखने के लिए, तो अगर आप ये चार्ट बना करके अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन लिख करके आओगे तो फिर आपको फुल टू फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो फिर ये चार्ट एक बार फटाफट से समझते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला तो इंडस्ट्री, दूसरा होता है कॉमर्स। ठीक है, अभी इंडस्ट्री में भी देखो 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती हैं। पहला तो प्राइमरी इंडस्ट्री होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा होता है बच्चों टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखो प्राइमरी इंडस्ट्री में भी 3 टाइप आ गए हैं, एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। अभी इन सभी का मतलब हम लोग पूरा अच्छे से समझने वाले हैं, डोंट वरी, अभी खाली बस नाम से आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, सेकेंडरी इंडस्ट्री में 2 टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं, पहला तो मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, टर्शरी में कितने टाइप्स होते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट आता है, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, बराबर। तो ये सभी बच्चों हमने इंडस्ट्रीज के बारे में देखा। ठीक है, इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया अगेन 3 कैटेगरी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अभी कॉमर्स को देखिएगा बच्चों, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पहला तो ट्रेड और दूसरा होता है एक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो ट्रेड के अंदर कौन कौन से ट्रेड आते हैं, तो 2 टाइप के ट्रेड आते हैं, पहला तो होम ट्रेड, दूसरा आता है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, अभी होम ट्रेड में क्या क्या आता है बच्चों, तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड में आता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। ठीक है, जिसको हम लोग री एक्सपोर्ट भी कहते हैं, बराबर। और यहाँ पे देखिएगा बच्चों, जो एक्सिलरीज टू ट्रेड है ना, इसमें क्या क्या आता है, तो ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, समझा। चलो बच्चों, अभी हम लोग एक एक करके सभी का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। बहुत सिंपल है, ये चार्ट देखने के लिए इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना बच्चों, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात हम लोग करेंगे। तो इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों, तो इंडस्ट्री इम्प्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। यानी कि इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है। ठीक है, जो किससे रिलेटेड होता है, यहाँ पे क्या किया जाता है, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है फॉर फाइनल यूज। मतलब यहाँ पे हम लोग फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। कोई भी इंडस्ट्री है उसके अंदर ही तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जाती है ना, वहां से ही गुड्स बाहर निकल करके आता है, फिर कस्टमर को सप्लाई किया जाता है, समझे कि नहीं। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स, इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन करना या फिर ये प्रोसेसिंग करना, समझे। माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सब इंडस्ट्री में ही आते हैं। ठीक है, माइनिंग मतलब क्या होता है, तो माइनिंग यानी जैसे हम लोग करते हैं ना, मतलब अर्थ के अंदर से जो भी मटेरियल, जैसे किसका एग्जांपल लूँ, हाँ कोयला। ठीक है, वो कहाँ से निकलता है, अर्थ के नीचे से ही निकलता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, तो ज़मीन के अंदर से चीज़ों को निकालना, तो वो भी किस में आता है बच्चों, मतलब वो किस में आता है, माइनिंग में। और माइनिंग क्या है बच्चों, इंडस्ट्री का ही एक टाइप है, समझा। फिर उसके बाद ब्रीडिंग मतलब आपको पता ही होगा। फिर रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का पालन पोषण करना, तो ये भी इंडस्ट्री में आता है। मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, समझ में आ रहा है आपको, जहाँ पे क्या किया जाता है, गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है या फिर और गुड्स का प्रोसेसिंग किया जाता है। ठीक है, माइनिंग किया तो हमने क्या किया, कोयला निकाला ना अंदर से। ठीक है, अभी वो कोयले को बेच करके हमको पैसा ही मिलेगा, समझे कि नहीं। तो वही है यहाँ पे, वैसे ही अगर आप एनिमल्स का पालन पोषण कर रहे हो तो उनका दूध बेच करके आपको पैसे मिलने वाले हैं, समझा। द गुड्स प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो देखो बच्चों, याद है आपको कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में, अभी ऊपर मैंने बताया था ना, अभी नहीं बताया था लेकिन अपने पिछले क्लास में बताया था। देखो आपको बता दूं क्या, कहाँ पर तो था ये, देखो यहाँ पे था ना, यस, ये देखो बच्चों, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। तो कंज्यूमर गुड्स मतलब टी, मिल्क और
पेंसिल, और कैपिटल गुड्स मतलब क्या, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं ना बच्चों, वो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं या फिर कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही बार बार यहाँ पे एक ही चीज बताया गया है, तो एक बार इसको पढ़िएगा, आपको समझेगा, ठीक है। देखो, नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर, वेयर एज कैपिटल गुड्स आर यूज्ड बाय अनदर इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स होता है, जैसे कि टी, मिल्क और पेंसिल की अगर मैं बात करूँ तो वो हम खरीदेंगे, सीधा यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूँ, जैसे कि मशीनरी, प्लांट या फिर फर्नीचर का, तो उसका यूज किया जाएगा दूसरे इंडस्ट्री में फॉर मतलब दूसरे पर्पज के लिए, है ना। मशीनरी लाया किसी ने, तो मशीनरी का यूज करेगा अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने में, बराबर। तो कैपिटल गुड्स का यूज दूसरी इंडस्ट्री कर सकती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, उसका यूज हम क्या कर सकते हैं बच्चों, डायरेक्टली कंज्यूम उसको कर सकते हैं, यानी उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या दिया, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं कि द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, सुगर इंडस्ट्री refers to all manufacturing units producing sugar for sugarcane. Similarly, electronic industry would include all forms of producing electronic goods. It also creates services like banking, hotel, insurance, tourism, एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए बच्चों। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे शुगर बनाने वाली, मतलब शुगर मतलब चीनी बनाने वाली इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो भी इंडस्ट्री क्या करती रहेंगी, शुगर प्रोड्यूस करती रहेंगी, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। वैसे ही क्या होता है बच्चों, टूरिज्म इंडस्ट्री। आपने अलग अलग इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, तो वहां पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मतलब अलग अलग कंपनीज है क्या करती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग पार्ट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, समझा कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुप्स ऑफ फर्म, ठीक है। ग्रुप ऑफ फर्म, कई सारे फर्म्स है जो क्या करते हैं, शुगर को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सभी किस में आएंगे, शुगर इंडस्ट्री में आएंगे, समझा कि नहीं, आपको समझा। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या है कि इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इट कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यस, इंडस्ट्री यही तो करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल दिस इज पॉसिबल विथ मैन पावर, मशीन एंड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों, इंडस्ट्री कैसे काम कर पाती है, तो देखो वो ऐसे ही अपने से अकेले काम नहीं कर सकती, बल्कि इसको मैन पावर चाहिए, मशीन चाहिए, और क्या चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर वो पैसा इन्वेस्ट करेगी तब जाके उसको रिटर्न मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए मैन पावर, कैपिटल प्लस ये मशीन पावर तो चाहिए ही, ठीक है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप्स, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम। मतलब जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है ना बच्चों, वो कहाँ पे कंडक्ट की जा सकती हैं, तो फैक्ट्रीज में होती हैं, वर्कशॉप में होती हैं, या फिर शेड्स, या फिर इवन घर में भी, मतलब हाउस में भी किया, होम में भी किया जा सकता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। मतलब अगर कोई स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है, उसकी इंडस्ट्री मतलब छोटी है, ठीक है, तो वो अपने घर से उसकी शुरुआत कर सकता है। एक छोटे से घर में भी वो क्या कर सकता है बच्चों, अपनी इंडस्ट्री की शुरुआत कर सकता है, ठीक है। तो ये साइज पे डिपेंड है कि आपको कैसे काम करना है, आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो या फिर स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरे पैराग्राफ में बच्चों इंडस्ट्री के बारे में ही बताया गया था। तो अगर आपसे इंडस्ट्री का मीनिंग मतलब कभी पूछा जाता है तो आप लोग लिख सकते हैं ना, अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा और जरूर लिख करके आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्या है बच्चों की, इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा क्या था बच्चों, टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। प्राइमरी इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ नेचर, यानी ये नेचर से रिलेटेड होता है, ठीक है। It is a nature oriented industry. The products of primary industry may be used as the input of secondary industry. Primary industries are 3 types. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी गुड्स प्रोड्यूस होता है ना बच्चों, तो ये यूज किया जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हुआ ना, समझ लीजिए प्राइमरी इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर आता है, ठीक है। तो मतलब खेती में आपका जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो खेती से
क्या प्रोड्यूस हुआ, टमाटर, पता है ना, लाल लाल टमाटर, ठीक है, टमाटर उगा। अब इसको क्या किया, टमाटर को वो जो फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री थी जहाँ पे केचप बनता था, उन्होंने इस टमाटर को खरीदा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, टमाटर का केचप बनाएंगे, ठीक है। तो देखो ये जो टमाटर है ये प्राइमरी इंडस्ट्री से निकला और सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले ने इसको खरीदा। यहाँ पे जो केचप बनाया जा रहा है ना बच्चों, ये आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री है, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री ने क्या किया, प्राइमरी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट्स उनको मिला उसको उन्होंने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज किया। समझ में बात आ रही है आपको? तो वही बात यहाँ पे दी गई है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्ट निकलता है उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 3 टाइप्स है। पहला तो यहाँ पे आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, देखिएगा, दिस इंक्लूड्स फार्मिंग एंड कल्टीवेशन ऑफ लैंड। मतलब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, खेती बाड़ी करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रेनफॉल एक्सेट्रा। और देखो बच्चों, जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, जैसे कि लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल एक्सेट्रा। मतलब आपका जो जमीन है वो उपजाऊ होना चाहिए, तभी तो आपका जो प्रोडक्ट वहाँ पे जो भी धान गेहूँ जो कुछ भी आप उगा रहे हो, ठीक है, टमाटर, गाजर, मूली, जो भी, वो सब अच्छे से होगा, है ना। फर्टिलिटी पे वो डिपेंड करता है ना, भूमि जितनी उपजाऊ होती है उतना ही अच्छा प्रोडक्शन आपको मिलता है, ठीक है, और एकदम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन आपको मिलता है, राइट। तो ये सारी चीजें इसको अफेक्ट करती हैं, समझा। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आपको समझाना, ये किस में आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। याद रखना, जो नेचर से रिलेटेड हो, तो एग्रीकल्चर नेचर से ही रिलेटेड है ना, है कि नहीं। नेचर नहीं तो वो मिट्टी दी, पानी दी, तब हम उसका यूज करके धान, गेहूँ, टमाटर वगैरह सब उगा रहे हैं, तो वो किस में आएगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। दूसरा देखिएगा बच्चों क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। अब ये क्या होता है, दिस इंडस्ट्री ड्रॉज आउट प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये इंडस्ट्री में क्या होता है बच्चों, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ना, वहां से प्रोडक्ट को ड्रॉ किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, कुछ ना कुछ बाहर निकालना, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सॉइल, एयर एंड वाटर, ठीक है। तो जनरली द प्रोडक्ट्स आर इन रॉ फॉर्म एंड दे आर यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मतलब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों, ये रॉ फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज से हमने निकाली है। तो इसका यूज ना अदर जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है ना, वो लोग इसका यूज करती हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, समझे कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ठीक है, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। देखो बच्चों, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी से क्या बनाया जाता है, बोलना जरा जल्दी से, ईंट बनाई जाती है, ठीक है। तो वो मिट्टी हमने सबसे पहले नेचर से लिया, तब जाके उसका ईंट बनाया ना। ऐसे ही बिना मिट्टी के ईंट बन जाएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी ईंट बनते हुए देखा है? मैंने तो देखा है, मैं अपने गाँव जाती थी ना बच्चों, तो वहाँ पे जो ईंट बनाने वाले रहते हैं ना, वो देखते हैं कि खेत की मिट्टी कैसी है, ठीक है, तो फिर उन लोगों का वो खेत ले लेते हैं और फिर वहाँ पे रह करके और वो ईंट बनाते हैं, ठीक है। मैंने देखा था वहाँ पे कई लोग, उनका पूरा परिवार उधर आता है और आकर के उनका पूरा सांचा रहता है ईंट बनाने का, ठीक है। तो वो लोग उधर बनाते हैं, पकाते हैं, फिर इस प्रकार से ईंट बनाई जाती है, ठीक है। मेरे गाँव में तो था, अब शायद से चले गए होंगे वो लोग, है ना। कितना गड्ढा करेंगे, पूरा खोद खोद के, एकदम से गहरा थोड़े ना करेंगे, ठीक है। तो एक लिमिट में उनको खोदा जाता है, समझे। तो वही यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है कि एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, यानी नीचे से हम लोग क्या करते हैं, जमीन के अंदर से जो, जैसे कि अभी तेल की अगर मैं बात करूँ तो तेल कहाँ से आता है बच्चों, जमीन के अंदर से निकलता है, उसको कोई प्रोड्यूस नहीं करता है, समझे। उसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी बच्चों, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, समझा। फिर फिशिंग हो गया, तो फिशिंग भी हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के अंदर से फिश को निकालते हैं, है ना। तो वो हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज जो थी वहाँ से हमने ये फिश को क्या किया बच्चों, एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि बाहर निकाला, ठीक है। फिर फॉरेस्ट्री हो गया, ओके। तो फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट यानी पता है ना, जंगल, तो वही है। इट मे बी यूज्ड इन क्रूड फॉर्म एंड मे बी सेंट टू अदर इंडस्ट्रीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मतलब ये जो, मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं उसका यूज़ हम लोग रॉ फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्रूड फॉर्म मतलब क्या, उसका मतलब अगर वो रॉ में रहेगा, यानी उसके ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करोगे तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। या फिर कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनको अदर इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, समझा आपको। मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये
फिश की बात की जा रही थी, ठीक है, तो फिश निकाला और फिर वो डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर दूसरे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। हाँ, जैसे मैंने ईंट वाला लिया था, तो मिट्टी लिया, ठीक है, तो मिट्टी का ऐसे डायरेक्टली घर बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसका ईंट बनाएंगे, उसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तब जाके हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। समझा? तो ये आता है बच्चों एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। ओके, अगला यहाँ पे है बच्चों जेनेटिक इंडस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री, सेरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब रिप्रोडक्शन होता है और जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, वो एक है तो एक से दो होंगे, दो से तीन, दो चार, तीन से चार, चार से पाँच, इस प्रकार से वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही होता है ना, 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 2 2, हर बार आप क्या करते जाओगे बच्चों, प्लस करते जाओगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे जानवरों को हम पालेंगे, एक बकरी पाली, फिर एक बकरी ने 2 बच्चे दिए, ठीक है, तो फिर ऐसे क्या होगा, धीरे 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 वो बढ़ता ही जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास बहुत सारे पशु हो जाएंगे। ठीक है, जैसे गाय का भी अगर आप ले लोगे तो एक गैया है, ठीक है, तो उसने समझ लीजिए गैया के मतलब गैया, वो गाय की वजह से और भी तो पूरा वहाँ पे और भी तो एनिमल्स हमको मिलते जाएंगे ना। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मतलब ये नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना है, बल्कि जब वो बढ़ते हैं तो उसी को मल्टीप्लिकेशन बोला गया है। समझा? तो एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल को रखना। सीरीकल्चर मतलब क्या होता है बच्चों, पता है आपको? सीरीकल्चर यानी, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, वो जो सिल्क, आप लोग सिल्क का कपड़ा पहनते हो, वो जो सिल्क वॉर्म रहती है जिससे क्या किया जाता है, वो सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री जिसमें आता है उसको हम लोग सीरीकल्चर कहते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर मतलब क्या, यही फूल बाग बगीचा का मतलब नर्सरी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है बच्चों, हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज थी जो किस में आती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एक्सट्रैक्टिव, तीसरा जेनेटिक। ठीक है, नाम से याद रखने की कोशिश करो। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एक्सट्रैक्टिव मतलब क्या, कुछ तो एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी है मतलब ये नेचर से रिलेटेड है, यानी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा था जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक मतलब थोड़ा इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करो, जनरेशन टू जनरेशन, है ना। वैसे मैं जानती हूँ ये बोलना सही नहीं होगा, लेकिन आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो वही जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ तो जनरेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जनरेशन मतलब किसका जनरेशन, इंसानों का नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स का। ठीक है, एक प्लांट से 2 प्लांट्स होंगे, एक पेड़ लगाओगे तो और भी वो बहुत सारा फल देगा, उसके बाद से फिर वो फल से आप और भी पेड़ बढ़ा सकते हो। मतलब यहाँ पे पेड़ आपके क्या होंगे बच्चों, बढ़ते जाएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन उनका होता जाएगा, यानी उनका जनरेशन आगे बढ़ता जाएगा। समझा आपको? चलिए अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करेंगे बच्चों। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, तो ये जो इंडस्ट्री है ना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, विदाउट प्राइमरी इंडस्ट्री ये कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन प्राइमरी इंडस्ट्रीज, दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मतलब ये इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री द्वारा जो भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसका यूज करके, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके ये लोग फाइनल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटोज प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री आर यूज्ड फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप, है ना। टोमेटो प्राइमरी इंडस्ट्री से मिला तो उसका यूज हम लोग मतलब सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले करते हैं फॉर मेकिंग सॉस एंड केचप। ठीक है, समझा? अब देखो बच्चों, इसके भी 2 टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग मतलब यहाँ पे कुछ तो मैन्युफैक्चर किया जाता है, कुछ तो प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। कंस्ट्रक्शन यानी क्या, कंस्ट्रक्शन देखते हैं ना हम लोग, ठीक है, कहीं पे बिल्डिंग बन रही है, कहीं पे कुछ, उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग फटाक से देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर। मतलब यहाँ पे क्या किया जाता है इस इंडस्ट्री में, तो जो रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट किया जाता है इन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर, क्योंकि मशीन के बिना और मैन पावर के बिना तो हम कुछ काम कर ही नहीं सकते, तो इनकी तो जरूरत पड़ती ही है। ठीक है,
द फाइनल गुड्स में भी कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, और जो गुड्स हमको मिला है फाइनल गुड्स वो हमारा कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और ये कैपिटल गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल्स, और इसके अलावा शुगर, पेपर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ठीक है। टेक्सटाइल का मतलब आपको पता है ना, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़े वाली, ठीक है। फिर इसके अलावा शुगर, पेपर इंडस्ट्री, तो ये सभी मैन्युफैक्चरिंग में आती है, मतलब जो कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब क्या, तो दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो सारी इंडस्ट्रीज है ना बच्चों, ये इंगेज होती हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फिर डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स, मेट्रो एक्सेट्रा, ठीक है। इन केस ऑफ other industries, goods can be produced at one place and sold at another place, but goods made and sold by these industries are at one place। देखो बच्चों, अगर अदर इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो वहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस होता है मतलब प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, फिर हम लोग उसको सोल्ड कर सकते हैं अलग प्लेस पे, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे आपने बनाया है वहीं पे आपको सेल करना पड़ेगा। जैसे आपने बिल्डिंग बना दी, ठीक है, तो आप बिल्डिंग उठा करके लेकर के जाओगे कि यहाँ पे बनाया, चलो बिल्डिंग मुझे लेना है तो मेरे घर पे ला करके दो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वहीं पे वो एक ही प्लेस पे रहता है, मतलब वो इमूवेबल होता है, ये मूवेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि दिस इज ओनली इंडस्ट्री विच क्रिएट्स इमूवेबल वेल्थ, ठीक है, वो बिना मूव करने वाले वेल्थ को क्रिएट करती है। कौन? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये किस में आती है बच्चों? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। अभी हम लोग टर्सरी इंडस्ट्री की बात करेंगे और उसके बाद आपका ये जो कॉमर्स वाला, कॉमर्स था ना, क्या था, हाँ, इंडस्ट्री वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये हो जाएगा कंप्लीट। बहुत बड़ा लगा ना आपको? चलो कोई बात नहीं, आपको कहीं जाना थोड़े ना, आराम आराम से पढ़ो ना, काहे की चिंता है। चलो देखो क्या दिया इसमें कि दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखो बच्चों, टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे कि सर्विस फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय दिस इंडस्ट्रीज। इट इंक्लूड्स, देखो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए। पहला तो ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब ये ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट मतलब होता क्या है, जैसे सामान हम लोग एक दूसरे से दूसरे जगह पे लेकर के, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे लेकर के जा रहे हैं, तो कैसे लेकर के जाएंगे, किसी न किसी ट्रक में या फिर गाड़ी में भर करके लेकर के जाएंगे, तो उसी को हमने क्या बोला बच्चों, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इसमें कैसे मदद करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को? तो देखो बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, अब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही पहुंचेगा, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज किसने प्रोवाइड करी, कौन सी इंडस्ट्री में ये आता है? तो टर्सरी इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। इसके अलावा बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, समझ में आ रहा है। फिर और क्या दिया है, बैंकिंग विच कम अंडर ट्रेडिशनल कैटेगरी वेयर एज इन मॉडर्न टाइम्स होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की गई है कि ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग, ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री वो इसमें टर्सरी में ही आता है। देखो, जो इंडस्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी आपको कोई गुड्स वगैरह नहीं देती, खाली बस आपकी सेवा करती हैं, ठीक है, तो वैसी इंडस्ट्री को हम लोग टर्सरी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री, तो आप इनको पैसे दोगे तो क्या आपको ये कोई सामान देंगे? नहीं, आपको इसके बदले में पूरा घुमाएंगे, है ना। उसी प्रकार से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अगर आप पैसा दोगे, टिकट खरीदोगे, तो आपको एंटरटेन करेंगे, पिक्चर दिखाएंगे और जो कुछ भी करना रहेगा करेंगे, मतलब यहाँ पे आपको कोई सामान नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टर्सरी इंडस्ट्री। तो याद रखिएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, ये तीनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। टर्सरी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट रहेगा तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पे सामान जा पाएगा, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं तो सामान जाओगे कैसे, मतलब सामान को भेजोगे कैसे, है ना। समझ में आया आपको? तो ये था बच्चों इसका मतलब। चलिए अभी आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग? कॉमर्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आपका ये जो था ना पहला वाला पार्ट, ओके, इंडस्ट्री वी हैव कंप्लीटेड। चलो अभी कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स में भी हमको बहुत कुछ पढ़ना है। आप सोचोगे बहुत टाइम लग रहा है ना, लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा ये वीडियो लग रहा है तो यहीं पे आप रोक दीजिए, बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है।
चलिए बच्चों, अभी कॉमर्स की बात करते हैं। तो कॉमर्स क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कॉमर्स और बिजनेस के बारे में। तो कॉमर्स क्या होता है, ये बिजनेस का एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे गुड्स प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, उसको बेचोगे नहीं, तो फिर क्या फायदा। गुड्स को किसके लिए मतलब बनाया जाता है, बेचने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारे बिजनेस में। तो चलिए देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है कि कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। यानी इंडस्ट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने में कौन हेल्प करता है, तो कॉमर्स ही है जो हमारी मदद करता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ फ्री एंड अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके अंदर मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो हमारी मदद करती हैं किसके लिए, मतलब गुड्स जैसे सामान है उनको पहुंचाने के लिए, उनकी रेगुलर बेसिस पे सप्लाई होती रहे, तो उसमें हमारी मदद करता है कौन, कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी ये जो है बच्चों क्या, कॉमर्स, ठीक है। तो ये एक ब्रिज का काम करता है ये प्रोड्यूसर्स और जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में, ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास से गुड्स जो है वो कंज्यूमर के पास पहुंच पाता है, ठीक है। फिर कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इन ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। अब देखो बच्चों, कॉमर्स को भी डिवाइड कर दिया गया है दो कैटेगरी में, पहला तो ट्रेड, दूसरा एक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड डिनोट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज नथिंग बट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करना या फिर सेल करना, ये किस में आता है, ट्रेड में आता है, ठीक है। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी और मनी इज वर्थ। यानी कि वही बार यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेड क्या है बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी एंड मनी इज वर्थ। यानी कि मनी और मनी वर्थ के थ्रू, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पैसा दिया और सामान लिया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रेड कहलाएगा ना, क्योंकि मैंने क्या किया, एक्सचेंज किया ना गुड्स का, समझे। फिर गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। देखो बच्चों, ट्रेड क्या करता है, तो ओनरशिप या फिर पोजीशन को ट्रांसफर करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग ही है, तो अभी बिल्डिंग का क्या करेंगे, डील करेंगे कि ये बिल्डिंग इतना पैसा ले लेना, मेरे को दे देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैसा दिया और वो बिल्डिंग हमने ले लिया। तो यहाँ पे जो पोजीशन है, जो ओनरशिप है, वो मुझे मिल गई। जैसे पहले ये बिल्डिंग किसी और का था, लेकिन जब हमने उनको पैसा दिया, ठीक है, जब हमने उनके साथ ट्रेड किया, तो वो बिल्डिंग हमारा हो गया, यानी उसका ओनरशिप मुझे मिल गया, ठीक है बच्चों। तो ये आता है किसमें, ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड इज फर्दर क्लासिफाइड एज। अब देखो ट्रेड को भी क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में। पहला तो होम ट्रेड, जिसको हम लोग इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है बच्चों, फॉरेन ट्रेड, जिसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो होम ट्रेड मतलब क्या है, जब हम लोग विद इन कंट्री क्या करते हैं बच्चों, ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री करते हैं, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, होम ट्रेड, जिसको हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अपने घर के अंदर ही हमने क्या किया है, बाइंग एंड सेलिंग की है, हमने अपने घर के बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं किया है। घर के बाउंड्रीज मतलब क्या, अपनी कंट्री के बाउंड्री को क्रॉस नहीं किया। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में हो रहा है ट्रेड, तो ये किसमें आएगा बच्चों, होम ट्रेड के अंदर आएगा, समझे, क्योंकि ये एक ही कंट्री में हो रहा है ना, बाहर वाले से तो हम अमेरिका से तो ट्रेड कर नहीं रहे, समझे कि नहीं। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि इन दिस ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो। इट यूजेज लोकल करेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बच्चों, अगर हम लोग विद इन द कंट्री ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र में कोई और रुपया चलेगा और जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ पे दूसरा पैसा चलने लगेगा, ऐसा तो होता नहीं है। पैसा हर जगह सेम रहेगा। अगर महाराष्ट्र में रुपीज़ चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी रुपीज़ ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो लोकल करेंसी होती है उसका यूज़ किया जाता है, समझे, फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हम जो आपको पैसा देंगे वो हमारी लोकल करेंसी में ही देंगे, ठीक है। अब चलो बच्चों, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है होम ट्रेड को होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में। तो होलसेल मतलब क्या होता है, जब बल्क में हम कोई सामान क्या करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, बल्क में बहुत ज़्यादा, तो उसी को हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और रिटेल मतलब क्या, जैसे कि हम कस्टमर के पास जाते हैं, वहाँ से हम बहुत सारा सामान लेकर के आते हैं, क्या नहीं,
वो हमको अलग अलग चीज़ें देता है, जैसे कि हमारे घर का कुछ सामान लाना है तो हम जाते हैं उनके दुकान पे, वहाँ से खरीद करके लाते हैं, तो वो हमको थोड़ा थोड़ा देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा हम लोग खरीदते हैं, तो वो किस में आता है बच्चों, रिटेल ट्रेड में आता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। होलसेल ट्रेड मतलब क्या, इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क, मतलब होलसेल ट्रेड में क्या किया जाता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सोल्ड किया जाता है बल्क में, यानी कि भारी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। होलसेलर परचेज इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द रिटेलर, यानी कि जो होलसेलर है वो क्या करता है बच्चों, लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदता है, ठीक है, प्रोड्यूसर से खरीदता है और फिर उसको रिटेलर्स को बेचता है, ठीक है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने क्या किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया, अब ये रिटेलर तक कैसे पहुंचेगा, रिटेलर मतलब क्या, वो जो दुकानदार है ना, जहाँ से हम जाते हैं अपना सामान लेने, ठीक है, तो वहां तक वो कैसे पहुंचेगा, तो बीच में एक आदमी आता है होलसेलर, ठीक है। तो होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर से गुड्स लेता है ज्यादा मात्रा में और फिर ये रिटेलर को ले जा करके देता है, समझे। तो इसने क्या किया, मतलब प्रोड्यूसर से सामान खरीदा और रिटेलर को ले जा करके दिया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक लिंक है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, ठीक है, रिटेलर और प्रोड्यूसर के बीच में ये एक लिंक का काम करता है, ठीक है। इसी की मदद से ये दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों, कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे रिटेल ट्रेड की बात करेंगे तो रिटेल ट्रेड मतलब मैंने आपको बताया ही था, रिटेल ट्रेड इज द बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर, यानी फाइनल, जैसे कि हम कस्टमर है, ठीक है, तो अगर हमको सामान चाहिए होगा हम किसके पास जाएंगे, प्रोड्यूसर के पास जाएंगे या फिर होलसेलर के पास जाएंगे, क्या नहीं, हम किसके पास जाते हैं, रिटेलर के पास, अपने नजदीकी दुकान वाले के पास जाते हैं, ठीक है। तो वही तो है रिटेलर, समझा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। अ रिटेलर इज वन हु परचेज फ्रॉम द होलसेलर और समटाइम्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर, सेल्स देम इन स्मॉलर क्वांटिटीज टू फाइनल कंज्यूमर, यानी जो रिटेलर रहता है वो क्या करता है बच्चों, गुड्स को मतलब गुड्स को बाय करता है फ्रॉम होलसेलर, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बाय कर ले, यानी बीच में इसको लगता है कि ये जो होलसेलर है ये बीच में ज़्यादा कमा रहा है, तो इसने डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट किया और फिर वहाँ से भी वो गुड्स को परचेज कर सकता है, कौन, रिटेलर, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेल और समटाइम्स मैन्युफैक्चरर एंड अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है, मतलब कंज्यूमर और वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके बीच में ये लिंक का ही काम करता है ना, क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस हुआ दूसरी जगह, कंज्यूम हो रहा है दूसरी जगह, बीच में कौन आ गया, रिटेलर, ओके। तो ये हो गया बच्चों होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। चलिए अभी फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं। तो फॉरेन ट्रेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और तीसरा है री एक्सपोर्ट, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। अच्छा, फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं ना, जैसे इंडिया और अमेरिका, इंडिया जापान, ठीक है, किसी के साथ अगर हमने ट्रेड किया तो वो आता है फॉरेन ट्रेड में। और यहाँ पे कौन सी करेंसी का यूज किया जाता है बच्चों, तो यहाँ पे अलग अलग करेंसीज का यूज किया जाता है। जैसे कि हम दूसरी कंट्री से अगर लेन देन करेंगे तो वहाँ पे उसकी करेंसी चलेगी ना, समझे। तो वही यहाँ पे बोला गया। आप देखो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग गुड्स को बाहर से मंगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट, मतलब हम ना जापान से कोई सामान अपने देश में मंगवा रहे हैं तो वो इंपोर्ट में आएगा, ठीक है। देखो इसमें वही दिया है कि व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट ट्रेड, यानी जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं फ्रॉम अनदर कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इम्पोर्ट ट्रेड। एंड एक्सपोर्ट ट्रेड किसको बोला जाता है, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू फॉरेन कंट्रीज, यानी दूसरी कंट्री में अगर हम अपना गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारे भारत देश से कई सारी चीज़ें हैं जो हम बाहर वालों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये किस में आएगा, एक्सपोर्ट में आएगा। अच्छा, अभी ये अंडरपोर्ट में क्या आता है, अंडरपोर्ट, ठीक है, तो इसमें अंडरपोर्ट ट्रेड, ठीक है, तो इसमें क्या आता है बच्चों बताओ आपको, तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हमने क्या किया, एक कंट्री से सामान लिया और दूसरे कंट्री में सप्लाई किया, ठीक है, हमने अमेरिका से या फिर कहीं से जापान से कुछ गुड्स खरीदे और फिर उसको हमने श्रीलंका में सप्लाई कर दिया, तो हमने एक देश से लिया दूसरे कंट्री में सप्लाई कर दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया, मतलब एक जगह से इंपोर्ट दूसरे में एक्सपोर्ट, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, अंडरपोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है देखिएगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड का ये कॉम्बिनेशन होता है। इट इन्वॉल्व्स इंपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड रीसेलिंग दिस गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गुड्स को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अनदर कंट्री एंड वी आर रीसेलिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स टू अदर कंट्रीज, ओके।
So this is called as the inter-product trade. For example, Indian seller importing goods from Japan and re-exporting to same goods to Africa. Okay, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे हमने ये ट्रेड के बारे में पूरा अच्छे से समझ लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझा रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग पॉइंट्स को मतलब समझ करके याद करोगे, याद नहीं करना, पूरा रट्टा नहीं मारना, बस आप पॉइंट्स याद कर लीजिए और उसके अंदर का आप खुद से समझ लीजिए और स्वयं ही लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है बच्चों। अभी हम क्या देखेंगे, एक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये क्या होता है, तो ट्रेड करने में जो भी आपके फैक्टर्स मदद करते हैं ना बच्चों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज हो गए, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो ये सभी आपके ट्रेड करने में मदद करते हैं। कैसे, अभी पता चलेगा आपको। देखो एक्सिलरीज टू ट्रेड, इसमें क्या लिखा है कि ऑल दोज एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स टू द कंजम्पशन सेंटर्स आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और एक्सिलरीज टू ट्रेड। वही बात यहाँ पे बोली गई है जो मैंने आपको बताया था, यानी वो सारी एक्टिविटीज जो हमारी मदद करती है, किसमें मदद करती है। देखो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो हो गया, अब वो कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, ठीक है, उसको पहुंचाने में जो हमारी मदद करे उसी को हम लोग एक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। These activity play a supportive role. They help in removing hindrances which arises during the production and distribution of goods and services. मतलब ये जो सर्विसेज, मतलब ये जो ये एक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये क्या करती है बच्चों, हमारी मदद करती है किसमें, अगर गुड्स के प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी बाधाएं आती है, हिंड्रेंसेस मतलब क्या, कोई बाधाएं आती हैं, तो उससे निपटने के लिए यही एक्सिलरीज टू ट्रेड हमारी मदद करती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे ना बच्चों, आपको समझेगा। पहले इसको आप समझिएगा। जैसे ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये तो बहुत ही मेन फैक्टर है। जैसे कि अगर आपको किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल मंगाना है तो किसके थ्रू आएगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएगा। फैक्ट्री में आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया, अब आपको पहुंचाना है गोडाउन में, वेयर हाउस में, ठीक है, तो वो कैसे जाएगा, अगेन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जरूरत आपको पड़ेगी। फिर वहां से आपको कस्टमर के पास भेजना है, रिटेलर के पास भेजना है, तो अगेन आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही, समझा। तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसमें, और ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि गुड्स जब सप्लाई ही नहीं होगा, कहीं पे आप लेकर के जा ही नहीं पाओगे, तो फिर वो प्रोडक्शन करके क्या फायदा, समझे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर अ वाइड एरिया। मतलब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है एक जगह पे, लेकिन इसकी डिमांड हर जगह होती है, ठीक है, हर जगह उसकी डिमांड होती है। तो वहां तक कैसे पहुंचाया जाए, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। सो गुड्स आर टू बी सेंट टू डिफरेंट प्लेस वेयर दे आर डिमांडेड। जहाँ पे भी उनकी डिमांड है वहाँ पे उनको पहुँचाना चाहिए, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये जो ट्रांसपोर्ट के जो अलग अलग मोड्स है, जैसे कि रेलवे है, रोड है, ठीक है, फिर ये प्लेन वाला भी है, इसके अलावा मरीन वाला भी है, समुद्र के थ्रू भी किया जाता है ना ट्रेड, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो हमको मदद करती हैं बच्चों ट्रेड करने के लिए, यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये किस में आता है, एक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ट्रेड करने में ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे अगला है वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, क्या आपने पहले सुना है, अभी मैं बोल रही थी ना, वेयर हाउसिंग यानी गोडाउन, ठीक है। जैसे कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब देखो मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं ना बच्चों जिसका सीजन आता है, यानी वो 12 महीने उसकी डिमांड नहीं होती है, उसकी डिमांड ना मतलब साल में कभी एक बार ही उसका सीजन आता है। जैसे कि अगर मैं छाता का एग्जांपल ले लूँ तो छाता आपका कभी बिकेगा बताओ, जब बारिश का सीजन आएगा तब, ठीक है। तो अगर आपने ये वो छातों को प्रोड्यूस किया है, उसका प्रोडक्शन किया है, तो उसे आपको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो कहाँ पे रखा जाता है, वेयर हाउस यानी कि गोडाउन में उसको स्टोर करके रखा जाता है। जब भी इसकी डिमांड होती है तब उसको सप्लाई किया जाता है, समझ में आ रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग, जहाँ पे हम लोग गुड्स को ये स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, समझा ना आपको। तो वेयर हाउसिंग भी तो हमारी मदद कर रहा है ना, हमारे गुड्स को वहाँ पे स्टोर करके रखने में हमारी मदद कर रहा है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में वही बात दी गई है बच्चों, एक बार पढ़िए तो सही, कि देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, राइट। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बीच में गैप होता है भाई, प्रोडक्शन कहीं और पे होता है, कंजम्पशन कहीं और पे होता है, ठीक है। सर्टन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम्ड ओनली इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाइस वर्सा। मतलब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोडक्शन तो पूरे साल चलता है, लेकिन वो कंज्यूम किए जाते हैं एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सीजन में ही, ठीक है। इन द एरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज इंडिस्पेंसिबल। मतलब यहाँ पे जैसे कि अभी हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ना फैक्ट्रीज में,
तो अभी उसको अच्छे से रखना, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमने छाती की पूरी प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन उसको ऐसे ही कहीं पे भी रख दोगे तो आपका तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। जितना आपने पैसा लगाया, मैन पावर, मशीन्स वगैरह सब लगाई, सब बेकार है ना। तो उसका अच्छे से स्टोरेज करना, दिस इज वेरी महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आगे क्या दिया इसमें कि द गुड्स शुड बी स्टोर्ड केयरफुली फ्रॉम द टाइम दे प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर सोल्ड। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस और डैमेज। वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड गोडाउन्स। प्राइस इज मेंटेन एट रिजनेबल लेवल और देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बार बार बच्चों वही बात बोली गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेयर हाउस क्या करते हैं। जैसे अगर हमने अपने गुड्स को उधर स्टोर करके रखा हुआ है तो जब भी उसकी सप्लाई होगी तो हम लोग सप्लाई नहीं, जब भी उसका सीज़न आएगा तो हम लोग उसको आसानी से सप्लाई कर सकते हैं ना। नहीं तो फिर अभी डिमांड हुई मार्केट में और अभी आप बनाने में जुट गए तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी आपका गुड्स बन नहीं पाएगा, समझे। तो इसके लिए जो वेयर हाउस होता है यानी कि गोडाउन्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं ट्रेड करने के लिए। अगला है बच्चों यहाँ पे इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के बारे में आपको समझा देती हूँ। देखो इंश्योरेंस मतलब क्या, देखो बच्चों अगर हम कुछ भी मतलब बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क तो होता ही है। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि जब हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो किसी वजह से जो हमारा गुड्स है सपोज करो बारिश में भीग गया या फिर आग लग गई, तो मतलब रिस्क तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब वो सारे रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, अपने सामान का। जैसे हमारी फैक्ट्री है तो उसका हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, किसके लिए, ताकि हमको अगर मतलब भविष्य में जा करके अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो हमें हमारा पैसा, मतलब हमारा जो गुड्स यहाँ पे लॉस हुआ है उसका पैसा मुझे मिल सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। अब इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है ना तो आपको पहले से कुछ ना कुछ पैसा उनको देना पड़ता है, हर बार प्रीमियम देना पड़ता है। जैसे कि आपने किसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं ना उनको प्रीमियम देना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके जब भी आपका कुछ भी नुकसान होता है तभी तो वो पैसा देंगे ना, अपने घर से थोड़े ना देंगे, ठीक है। तो इसके लिए वो इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो इंश्योरेंस जो है वो हमारे रिस्क को कम करने में हमारी मदद करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, सही बात है ना। जो हमारे गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, या फिर जब हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, या फिर हमने स्टोरेज में मतलब गोडाउन में रखा हुआ है, हो सकता है कभी आग लग गई, या फिर कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से अगर हमारा गुड्स जो है वो नुकसान हो गया, ठीक है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो अगर हमने इंश्योरेंस करवाया है अपने गुड्स का, अपने गोडाउन का, तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी वाले रहेंगे ना वो हमको हमारा पैसा देते हैं, ठीक है। अभी इसके बदले में आपको क्या करना होता है, पहले से ही आप प्रीमियम मतलब आपको प्रीमियम देना होता है, ठीक है। तो जब आप प्रीमियम देते हो उसके बाद अगर आपका कुछ नुकसान होता है तो वो आपको दिया जाता है, ठीक है। प्रीमियम रेगुलरली बेसिस पे आपको देना पड़ता है। तो वही यहाँ पे दिया गया। इंश्योरेंस तो काफ़ी इजी था। अब देखो बच्चों बैंकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे ट्रेड में मदद करता है। जैसे कि बच्चों अगर हमको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसके पास जाते हैं, मेनली सबको बैंक ही याद आता है। बैंक क्या करते हैं बच्चों, बिजनेसमैन को लोन वगैरह देते हैं, ठीक है, विथ लोअर इंटरेस्ट रेट, समझ में आ रहा है। तो बैंकिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड रन इट स्मूथली। अगर आपको बिजनेस अच्छे से चलाना है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है देन यू नीड मनी, ठीक है। तो मनी कहाँ से मिलेगा बच्चों, बैंक से मिलेगा, राइट। बैंक सप्लाई मनी, एडिकेट फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, बैंक प्रोवाइड्स लोन्स, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट एक्सेट्रा। देखो बच्चों अभी जो बैंक्स होती है वो बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे आपको लोन देती हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे आगे वैसे तो 12th में, पर अभी आपको बता देती हूँ। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, जैसे आप बिजनेसमैन हो और आपका ना बैंक के अंदर 5 लाख रुपए, ठीक है, अब आपको 6 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। यानी भले ही आपके बैंक में 5 लाख है, आप 1 लाख एक्स्ट्रा भी बैंक से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बाद में आपको वो रिटर्न करना है, नो डाउट, वो तो करना ही है, कुछ भी ऐसे फ्री में थोड़े ना मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपका तुरंत काम तो हो जाएगा ना, समझे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है, कैश क्रेडिट भी प्रोवाइड करती है। अब आप बोलोगे कैश क्रेडिट क्या, तो वो भी ओवरड्राफ्ट के जैसा ही होता है। आप लोग SP में पढ़ोगे, चिंता ना करना, ठीक है।
तो बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स मेनी सर्विसेज लाइक चेक, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटीज़, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये सभी फैसिलिटीज़ बैंक प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हमको पेमेंट करना होता है तो हम लोग तुरंत बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे फिजिकल लेन देन नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब देखो बच्चों एडवर्टाइजिंग, हाँ एडवर्टाइजिंग भी तो मस्ट है ना। अगर आपके गुड्स लॉन्च हुए हैं मार्केट में तो लोगों को पता कैसे चलेगा, इसके लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या दिया इसमें कि एडवर्टाइजिंग इज एन इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स। गुड्स को सेल करने का एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है ना। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कहीं पे पोस्टर लगा हुआ मिलता है, ठीक है, ये इतने का है, ठीक है, ये इसका काम है। टीवी खोलते हो तो वहाँ पे एड्स देखने के लिए मिलते हैं, मोबाइल में भी हमको एड्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है बच्चों, एडवर्टाइजिंग है, ठीक है। कंपनीज वाले क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का ये प्रचार करवाते हैं ताकि लोग उसको क्या करें, खरीदें, ठीक है। तो द प्रोड्यूसर कम्युनिकेट्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट्स। इट कैन बी कैरिड इन डिफरेंट वेज, मतलब ये अलग अलग वेज से किया जा सकता है एडवर्टाइजिंग। जैसे कि ये इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। इंडोर मतलब क्या, देखो कम्युनिकेटिंग विद द पीपल व्हेन दे आर इन देयर होम्स इज कॉल्ड एट इंडोर एडवर्टाइजिंग, यानी जब लोग घर में हैं, ठीक है, तो घर के लोगों के साथ मतलब घर में लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, वो किस में आता है बच्चों, तो इंडोर एडवर्टाइजिंग में आता है, यानी अंदर हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं। जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर हो गया, फिर रेडियो हो गया, बहुत सारे एड्स आते हैं ना। न्यूज़पेपर भी लेते हो तो उसमें भी एक जगह पे किसी न किसी चीज़ का ऐड छपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, इंडोर में आएंगे। और आउटडोर एडवर्टाइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग घर से बाहर निकलते, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स वगैरह हमको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो वो किस में आते हैं बच्चों, तो किस में आते हैं, आउटडोर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही बात दी गई है, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, ठीक है, मतलब जो महत्वपूर्ण प्लेसेस होते हैं वहाँ पे, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे सुनसान एरिया में नहीं एडवर्टाइजिंग की जाती, जब लोग ही नहीं जाएंगे तो उसको देखेगा कौन, ठीक है। तो नॉर्मली जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे लगाया जाता है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों एक वर्ड आया है, नियॉन साइन बोर्ड। क्या आपको पता है इसका मतलब? अरे देखते हो ना क्या होता है कि ऐसे लाइटिंग की तरह लिखा हुआ होता है, मतलब जब भी लिखा हुआ होता है ना बच्चों तो उसमें लाइटिंग जल रही होती है, तो वो क्या है, नाइट नियॉन साइन बोर्ड, ठीक है। तो इसके थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिसको हम लोग आउटडोर एडवर्टाइजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या है, मर्केंटाइल एजेंट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, कस्टमर्स आर स्कैटर्ड ओवर अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर सेलर टू कॉन्टेक्ट द कस्टमर्स। This difficulty is solved by mercantile agents. They bridge the gap between buyer and seller. Broker, estate agents, etc. are some examples of mercantile agents. Mercantile agents का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो जैसे कि जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। अब उनको गुड्स कौन बेचे, ठीक है। तो इसके लिए कंपनीज क्या करती है ना, बीच में एक एजेंट को लेकर के आती हैं, जो क्या करता है, वो एक लिंक का काम करता है कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोकर की अगर मैं बात करूँ, ब्रोकर मतलब आपको पता है ना, जैसे कि शेयर, ठीक है, शेयर कंपनी का शेयर, वैसे 10th में आपने सीखा ही होगा। अभी आपको शेयर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा एसपी वगैरह में। अभी फिलहाल के लिए बस ये ब्रोकर का मतलब समझिए। तो किसी कंपनी को शेयर क्या करना है बच्चों, बेचना है, ठीक है, कस्टमर को। तो अब बीच में कौन आता है, एक एजेंट आता है जिसको हम लोग ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारी मदद करता है हमारे शेयर्स को बेचने के लिए, समझे। तो ये जो बीच में आया अभी, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है ना, इन दोनों के बीच में, सेलर और कस्टमर के बीच में ये एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। वैसे ही जो स्टेट एजेंट्स होते हैं, बीच में आते हैं ना दलाल लोग, ठीक है, जो क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग का कोई फ्लैट है वो बिकवाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स है बच्चों मर्केंटाइल एजेंट्स के। फिर यहाँ पे अगला है कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ना, अगर आपको ट्रेड करना है तो भाई बात तो करनी पड़ेगी, अच्छे से डील वगैरह करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो सामान है वो बेचा जाएगा। तो इसमें क्या है कि इन टूडेज वर्ल्ड देयर इज़ इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन।
The information has to be communicated. There is a need of communication to facilitate the trader, producer and consumer to exchange information with one another. Various means of communication such as cell phones, postal services, email etc. are made available. देखो बच्चों, अगर आपको बार बार यहाँ पे वही बात बोली गई है जो मैं आपको बताते हुए आ रही हूँ, यानी अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, ट्रेड करना है, तो आप लोग के बीच में बातचीत भी तो होनी चाहिए ना। आप ईमेल के जरिए बात कर सकते हो, सेल फोन के जरिए बात कर सकते हो, या फिर पोस्टल सर्विसेज भी आपकी मदद करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो ये भी किस में आता है बच्चों, एक्सिलरीज टू ट्रेड में आता है, ठीक है। यानी ट्रेड करने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं, ठीक है। समझा आपको अच्छे से। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और इसके ऊपर भी हमने बहुत कुछ देखा था, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग बच्चों इसको अच्छे से पढ़िएगा। कुछ भी डाउट रहता है तो आप मेरे से ज़रूर पूछ सकते हो। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन। चलिए बच्चों, अभी फाइनली हम लोग डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन दिया गया है इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच का, ठीक है। तो जब भी डिफरेंस बिटवीन लिखना आप स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्ट करने का मीनिंग से, ठीक है। देखो यहाँ पे मीनिंग दिया गया है सबसे पहले इंडस्ट्री और कॉमर्स का। तो इंडस्ट्री का मतलब क्या है बच्चों, इंडस्ट्री इज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इंडस्ट्री में क्या किया जाता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। जबकि कॉमर्स में क्या होता है बच्चों, तो इट इज इंगेज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल, देखो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि कॉमर्स में क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एंड लोकेशन इसका क्या होता है, तो इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होता है, फैक्ट्रीज या फिर ये वर्कशॉप्स में। इसके अलावा कॉमर्स का जो लोकेशन है वो क्या होता है बच्चों, तो इट इज कंडक्टेड इन मार्केट्स एंड ऑफिसेज। ये मार्केट्स या फिर ऑफिसेज में कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि आपको क्या करना है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करोगे, मार्केट में ही करोगे ना। तो बस वही है यहाँ पे। अभी यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। तो इंडस्ट्री क्या करते हैं बच्चों, फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, जबकि कॉमर्स कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, तो प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी। अब इसका मतलब क्या है आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। देखो जैसे हमने क्या देखा इंडस्ट्री में कि इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या, जैसे हम लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में, जो हमारा रॉ मटेरियल रहता है उसका यूज़ करके हम लोग फिनिश गुड्स बनाते हैं, मतलब पूरा के पूरा उसका फॉर्म ही चेंज कर देते हैं ना। जैसे टमाटर लिया, उसका केचप हमने बनाया, तो पूरा के पूरा फॉर्म ही हमने चेंज कर दिया, राइट। तो वो हो गया जी आपका फॉर्म यूटिलिटी। इसके अलावा कॉमर्स में क्या दिया है कि इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी। तो प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या, जैसे कि गुड्स की रिक्वायरमेंट जहाँ पे है आप वहाँ पे उसको दोगे ना। ऐसा नहीं कि डिमांड है कहीं और पे और आप कहीं और पे सप्लाई कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो कॉमर्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, प्लेस यूटिलिटी ये क्रिएट करते हैं। इसके अलावा टाइम यूटिलिटी मतलब जब उसकी डिमांड रहेगी, जब कस्टमर को चाहिए तब जाके टाइम, मतलब तब उसी टाइम पे क्या करना, गुड्स को पहुंचाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब भी ज़रूरत पे आप सामान दोगे या फिर बिना ज़रूरत के, है ना, तो जब भी डिमांड रहेगी, यानी टाइम से क्या करना, गुड्स पहुंचाना। ये हो गया टाइम यूटिलिटी। और पोजीशन यूटिलिटी मतलब क्या, जैसे कि किसी ने आपको पैसा दिया तो हम क्या करते हैं, जो हमारे गुड्स होते हैं उसका जो ओनरशिप है, उसका जो पोजीशन है वो उस इंसान को मिल जाता है जो हमको पैसा देता है वो, ठीक है। तो कॉमर्स क्या करता है बच्चों, इट क्रिएट्स प्लेस, टाइम एंड फॉर्म पोजीशन यूटिलिटी। एंड इंडस्ट्री क्या करता है, फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट करता है। तो ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिसोर्सेज, ठीक है। तो इंडस्ट्री कौन से रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बच्चों, मशीन एंड मैन पावर का यूज़ करते हैं, राइट, है ना। क्योंकि मशीन की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और कॉमर्स में क्या होता है बच्चों, इट रिक्वायर्स मोर मैन पावर। यहाँ पे मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमको गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करना बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अगला यहाँ पे है कैपिटल। तो इंडस्ट्री में ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ इंडस्ट्री देन यू नीड ह्यूज कैपिटल, मतलब ज़्यादा कैपिटल आपको चाहिए। लेकिन अगर हम कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे हमको कंपेरेटिवली लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी अगर मैं इंडस्ट्री से इसका कंपेयर करूँ तो ये कॉमर्स में हमको कम कैपिटल में ही हमारा काम हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस दिया गया है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना बच्चों, ये दोनों एक दूसरे पे क्या होती हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स, है ना। विदाउट कॉमर्स जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं ये सभी मीनिंगलेस हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। आप बोलेंगे कैसे, देखो अगर हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनको बेचेंगे नहीं, तो गुड्स आप प्रोड्यूस करके करोगे क्या करोगे, बस ऐसे उसको वेयर हाउस में रखोगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप उसको बेचने के लिए बनाते हो, राइट। तो यहाँ पे कॉमर्स का बहुत ही अहम योगदान है। यानी कॉमर्स के बेसिस पे जो ये है इंडस्ट्री है वो वर्क करता है। इसके अलावा अगर मैं कमर्शियल मतलब कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ होती है ना बच्चों,
ये इंडस्ट्री के बिना वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि देखो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का तो फिर आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज होनी ही चाहिए। मतलब क्या है कहने का कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, समझा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंडक्टेड बाई, तो इंडस्ट्री को कौन कंडक्ट करता है बच्चों, तो प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। और जो आपका कॉमर्स होता है उसको कौन ये मतलब कंडक्ट करते हैं, तो इट इज़ कंडक्टेड बाय ट्रेडर, मर्केंटाइल एजेंट्स एक्सेट्रा, है ना। ट्रेडर्स लोग होते हैं जो ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा एजेंट्स बीच में जो आते हैं वो भी मदद करते हैं इसमें कॉमर्स में। फिर स्टेटस क्या होता है, तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इसका होता है और इसका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस होगा देन आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन, तो जो आपका इंडस्ट्री है उसको क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो हमारा कॉमर्स है उसको क्लासिफाई किया गया है ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड में। अभी हमने देखा था ना ऊपर, बस वही है बच्चों, वही, ठीक है। उधर अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं करवा ही देती हूँ, ठीक है, कुछ छोड़ूंगी नहीं, सारी चीज़ें करवाऊंगी, चिंता ना करना। मार्केट फोर्स, तो इट रिप्रेजेंट सप्लाई साइड ऑफ मार्केट, जी हाँ, ये सप्लाई साइड मतलब मार्केट का सप्लाई साइड रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जो है मतलब कौन, कॉमर्स, तो इट रिप्रेजेंट्स डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ मार्केट, ठीक है। डिमांड रहेगी तब जाके आप सप्लाई करोगे, लोगों ने मांगा आपने गुड्स दिया, लोगों ने मांगा डिमांड किया आपने गुड्स सप्लाई किया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के लिए आया कि डिफरेंस बिटवीन बताओ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बीच का, तो फिर आप कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो आपको एक बात बता दी, देखो बच्चों यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए गए ना इनको एकदम अच्छे से याद करने का, मैं तो ऐसा ही करती थी, ठीक है। फिर अंदर का आपने मतलब अच्छे से समझो और खुद से लिखने का प्रयास करो, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको ये पॉइंट्स आते रहेंगे तभी तो आप कुछ भी वहाँ पे लिख पाओगे ना, इसीलिए पॉइंट्स को अच्छे से याद करना। अगला यहाँ पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन देखने वाले बच्चों बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसके बारे में तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ा ही था, चलो एक बार डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो सबसे पहले मीनिंग है बिजनेस मतलब क्या होता है बच्चों, तो दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिजनेस में क्या होता है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, ठीक है। एंड प्रोफेशन क्या होता है बच्चों, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सपर्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, टीचर्स, CA। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इन दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी वन पर्सन वर्क अंडर अनदर पर्सन, है ना, एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के अंडर में काम करता है, ठीक है। मतलब वो मालिक रहता है, ये उसका समझ लीजिए नौकर रहता है, नौकर की तरह ही काम करता है, राइट। चलो अभी रिटर्न देखते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या मिलता है, प्रॉफिट, और प्रोफेशनल को क्या मिलता है, फीस। अगर वो प्राइवेटली अपना काम कर रहे हैं तो उसको फीस मिलता है, जबकि एम्प्लॉय को क्या मिलता है, सैलरी और वेजेस, ठीक है। फिर यहाँ पे रिवॉर्ड तो हो गया ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो देखो बिजनेस अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है देन यू नीड ह्यूज कैपिटल, आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, है ना। और ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, ठीक है। नेचर मतलब नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है कि आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए या फिर कम कैपिटल चाहिए। तो क्या लिखा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। जबकि प्रोफेशनल में अगर आप प्राइवेटली काम करना चाहते हो देन यू नीड कैपिटल, नहीं तो फिर अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहते हो तो फिर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी सिंपल, देखो क्या लिखा है, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर एक्सेप्ट द सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, वही बात है। फिर नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में हमको कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके लिए तो दूसरे किसी ने इन्वेस्ट करके रखा है, बस आपको जाना है उधर काम करना है, अपनी सैलरी लेनी है, बस इतना सा ही काम करना है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क देख लेते हैं बच्चों। तो ये बिजनेस में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक, यस गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। और प्रोफेशन में क्या होता है, इट रेंडर्स पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, हम लोग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसमें, प्रोफेशन में, है ना। डॉक्टर क्या करता है, लोगों का इलाज करता है, तो मतलब डॉक्टर हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन ही बन सकता है, यानी जिसने उतनी पढ़ाई की रहेगी, जिसके पास वो डिग्री रहेगी वही, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बच्चों, दे परफॉर्म द वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड, मतलब यहाँ पे कुछ भी मिनिमम क्वालिफिकेशन को प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, क्योंकि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जाता, आप खुद से वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे दिमाग लगता है ना कि आपकी डिग्री, ठीक है। बट वो पढ़ाई भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत हाई फाई डिग्री नहीं होनी चाहिए, लाइक डॉक्टर एंड CA, ठीक है।
प्रोफेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तो आपको पर्टिकुलर डिग्री आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप किसी भी प्रोफेशन में आ सकते हो, नहीं तो फिर आप नहीं आ सकते, ठीक है। एक्सपर्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन पर्टिकुलर फील्ड नीडेड, ओके। एम्प्लॉयमेंट में तो जो भी एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया रहेगा कि इतना पढ़ा लिखा आदमी को हम ये काम देंगे, तो उसके हिसाब से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, तो बिजनेसमैन तो एकदम फ्री होता है अपना डिसीजन लेने के लिए, उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो खुद का मालिक है, यानी खुद के मतलब पूरे बिजनेस का वही मालिक है, तो वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है। लेकिन प्रोफेशन में क्या होता है बच्चों, प्रोफेशनल टेक एक्सपर्ट डिसीजन इन देयर प्रोफेशन, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे उनको मतलब प्रोफेशंस को, मतलब जो प्रोफेशनल है अगर उनको कोई डिसीजन लेना भी है तो क्या करना पड़ेगा उनके, मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया था जब भी मैं आपको प्रोफेशन पढ़ा रही थी, तो अगर आप प्राइवेटली अपना काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो भी आपका रिलेटेड ये काउंसिल रहता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आप अपने मन से ऐसे कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, तो एम्प्लॉयमेंट डज नॉट हैव एनी पावर, उसके पास कुछ पावर नहीं होता डिसीजन लेने का, क्योंकि उसका जो डिसीजन है वो तो मालिक लेगा ना, क्या करना है क्या नहीं करना है, समझे। फिर यहाँ पे बच्चों रिस्क की बात करेंगे, तो बिजनेस में तो रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि प्रॉफिट इज अनसर्टेन, यानी प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। जबकि प्रोफेशन में फीस इज जनरली नॉट, अरे कहाँ गया, यस, फीस इज जनरली नॉट सर्टन एंड रेगुलर। देखो बच्चों यहाँ पे प्रोफेशन में जो फीस है वो मतलब रेगुलर नहीं होता है, जब भी कस्टमर आएंगे तभी जाके आपको फीस मिलेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। जबकि बिजनेस में तो बहुत रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हम अपना सब कुछ लगा रहे, पैसा भी लगा रहे, मैन पावर लगा रहे, मशीन का यूज़ कर रहे, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन प्रोफेशनल में ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, ठीक है, आप बैठे हो, कस्टमर आया तो आपको फीस मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा ना, बस आपका ही उसमें खर्चा जा रहा है। लेकिन अगर बिजनेस की बात करूँ, वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करना पड़ता है, जिसके लिए मैन पावर एंड लेबर तो चाहिए ही, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। और ये एम्प्लॉयमेंट में तो रिस्क होता ही नहीं है, ज़ीरो रिस्क, क्योंकि देखो तुम्हारी सैलरी फिक्स है, महीना ख़त्म होते ही तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, भले ही बिजनेस घाटे में जाए या फिर मुनाफे में। तो वही है यहाँ पे कि फिक्स एंड रेगुलर पे इज गिवन बाय एम्प्लॉयर एज पर कॉन्ट्रैक्ट, सो नो रिस्क इज इन्वॉल्व इन एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल, तो बिल्डर, ग्रोसर्स, सुपर मार्केट एक्सेट्रा, तो ये सभी क्या है बच्चों आपके, क्या है एग्जाम्पल है बिजनेस के, ठीक है। बिल्डर्स हो गए, ग्रोसर्स हो गए जो सामान वगैरह नहीं बेचते वो, फिर सुपर मार्केट, फिर यहाँ पे डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये एग्जाम्पल है प्रोफेशन के। इसके अलावा क्लर्क, टीचर, ऑफिसर, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, तो एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स दिए गए बच्चों, इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल है। आप लोग अगेन बोलूँगी, पॉइंट्स को याद करो, अंदर का खुद से लिखो। चलो अभी लास्ट है, हाँ ये दिस इज द लास्ट, यस, बिजनेस एंड कॉमर्स के बीच का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड कॉमर्स। ओके चलो देखते हैं बच्चों, मीनिंग सबसे पहले है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अभी हमने ऊपर देखा बिजनेस में क्या होता है बच्चों, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंड कॉमर्स क्या होता है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है, विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स के अंदर यही आता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा कंसेप्ट इसका देखिएगा, तो बिजनेस क्या है बच्चों, ब्रॉडर कंसेप्ट है, जबकि ये जो है ना कॉमर्स आपका नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे खाली बस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व होता है, जबकि बिजनेस में प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बट इन कॉमर्स क्या इन्वॉल्व होता है, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, स्किल्स यहाँ पे देखिएगा, तो इट रिक्वायर्स टेक्निकल एज वेल एज मार्केटिंग स्किल, यस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ इन्वॉल्व है, इसके लिए यहाँ पे आपके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए एज वेल एज मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए। लेकिन कॉमर्स में यू नीड ओनली मार्केटिंग स्किल, क्योंकि आपको मार्केट में सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन, तो बिजनेस को क्लासिफाइड किया गया है इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, और कॉमर्स को क्लासिफाइड किया गया है ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है बच्चों। यस, तो इस प्रकार से आपका ये जो डिफरेंस बिटवीन है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ बच्चों। यस, फाइनली खुश हो जाइए, चैप्टर नंबर 1 को हमने क्या कर लिया, यस कंप्लीट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़िएगा। देखो पूरा लेसन अच्छे से पढ़ने का, फिर जब भी रिवाइज करने की बारी आती है ना बच्चों, ये समरी से रिवाइज करने का, यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिए गए, जो मैं आपको बोल रही थी कि पॉइंट्स आपको याद करने हैं, देखो यहाँ से ना पढ़ने का थोड़ा, ठीक है। देखो
जैसे बिजनेस है, बिजनेस के देखो फीचर्स दिए गए हैं, तो फीचर्स आपने उधर से याद किए, अभी थोड़ा रिवाइज करना है तो इसमें से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये समरी में दिया रहता है, तो आप लोग इधर से भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों आपका पहला चैप्टर तो हो चुका है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ और बातें बता देती हूँ। देखो, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो ना बच्चों, तो मैथमेटिक्स का जो आपका पोर्शन है वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा के अपने चैनल पे सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आप लोग को कुछ नहीं करना, सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे वीडियोस को देखना है और अपना पोर्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके अलावा अभी मैं आपको बता दूं कि जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसके भी लेसन्स मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। अगर आप एसपी के स्टूडेंट्स हो, मतलब कोई भी कॉमर्स का सब्जेक्ट हो, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।